Good morning, students. In our last lecture, we cover various theories of international trade, which focused on why we go for international trade. Now, in this lecture, we are going to cover the various mode to enter into international market. That means mode of market entry. We have different types of mode like export, international licensing, franchising, special modes like contract manufacturing, BPO, management contracts, turnkey contracts, and FTI with alliances and without alliances. Now, we are going to cover these one by one, starting with export. एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? जब इंडिया अपने यहाँ से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके या कोई सर्विसेज इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर सेल आउट कर रहा है तो हम कहते हैं एक्सपोर्ट. हम लोग जनरली इतने सारे मोड्स में एक्सपोर्ट कब प्रेफर करते हैं? वी प्रेफर एक्सपोर्ट व्हेन फॉरेन मार्केट आर नॉट सब्सटेंशियल टू जस्टिफाई कि हम वहाँ जाके कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करें. ठीक है, अभी हमारा मार्केट जो है इतना एक्सपेंड नहीं हुआ है कि वी गो एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवर देयर. तब हम लोग स्टार्टिंग किससे करते हैं? एक्सपोर्ट से करते हैं. ठीक है, और यू कैन से द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर इन फॉरेन मार्केट when political environment is not so conducive there or government discourage foreign investment but still you want to go there. In that case we prefer exporting mode. Generally in case of export we need a limited resources. ठीक है, वी नीड लिमिटेड फाइनेंस क्योंकि हमें सिर्फ एक्सपोर्ट करना है अपने प्रोडक्ट को, हमें वहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी. वी डोंट हैव एनी अदर ऑफिस एंड ऑल जिसके लिए हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट हो. तो हमारा जो अदर मोड्स हैं उसके कंपैरिजन में वी नीड अ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर दिट एंड द रिस्क पार्ट इज ऑल्सो लेस. एंड व्हाट मोटिवेट अस फॉर दिस? We have a two type of motivations. One is your proactive and second is your reactive. Proactive means आपको अपॉर्चुनिटी दिखी होस्ट कंट्री में. ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी दिखी कि हाँ यहाँ मुझे जो है एक्सपोर्ट करना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर अच्छे से मार्केट हो सकता है. तो आपने क्या किया? यू स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट देयर. तो मीन्स आपने अपॉर्चुनिटी को ट्रैप किया है. तो दिस इज कॉल्ड योर प्रोएक्टिव अप्रोच. रिएक्टिव अप्रोच मीन्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ड्यू टू डिक्लाइन योर डिमांड इन योर होम कंट्री. आपकी अपनी कंट्री में जब डिमांड डिक्लाइन हुई है बिकॉज ऑफ दैट आपको एक्सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट हुई. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिएक्टिव मोटिवेशन. क्लियर? तो वी हैव टू टाइप ऑफ मोटिवेशन फॉर एक्सपोर्टिंग. नाउ द वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सपोर्टिंग. Number one is your indirect export. Indirect export means you are exporting the product either in their original form or in the modified form, you can say, to a foreign country through another domestic company. आप डायरेक्टली वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी कोई और कंपनी है जो आपके प्रोडक्ट को वहाँ तक लेके जा रही है, एक्सपोर्ट कर रही है. दैट मीन्स इट इज़ अ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मीन्स selling the product in a foreign country directly through its own distribution arrangement. ठीक है, और through the host country companies you can say. तो आपने यहाँ पर क्या किया? डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट किया है या होस्ट कंट्री को कंपनी को आपने डायरेक्टली दिया है, उनके थ्रू अरेंजमेंट अगर आपने किए हैं तो इट मीन्स इट्स कॉल्ड अ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. नेक्स्ट इज योर इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर. Intercorporate transfer means you are selling of product by a company to its affiliated company in a host country. It means suppose we take example selling a product by Hindustan Lever in India to Unilever in US. ठीक है, मीन्स दोनों आपकी कंपनी से जो है एक साथ है, स्टिल वो अपनी जो है दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करी. तो इट मीन्स इट इज़ एक्सपोर्ट. इन विच सेंस? इन इंडिया. हम इंडिया के लिए तो वो एक्सपोर्ट हुआ बट यूएसए के लिए वो क्या हो जाएगा? इंपोर्ट हो जाएगा. ठीक है, मीन्स दो कॉर्पोरेट हाउस के बीच में ही आपके प्रोडक्ट जो है सेल हुए हैं. क्लियर स्टूडेंट्स?
Now, what are the various factors that we need to consider? जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं बिफोर एक्सपोर्टिंग इन एनी मार्केट, लाइक government policies related to your export, related to your import, export financing, or you can say foreign exchange से related government की क्या policies हैं, you need to study that also. ठीक है. Then your marketing, आपकी इमेज कैसी है, व्हाट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कस्टमर अवेयरनेस कैसी है, आपके कस्टमर का प्रेफरेंसेस क्या हैं, यू नीड टू स्टडी दैट ऑल्सो. मीन्स ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैं अगर एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ अपने प्रोडक्ट को मार्केट में, तो मुझे देखने होंगे. ये सारे फैक्टर्स मेरे एक्सपोर्ट डिसीजन को इफ़ेक्ट करेंगे. आई नीड टू स्टडी दीज फैक्टर्स टू डिसाइड इन विच कंट्री आई नीड टू एक्सपोर्ट माई प्रोडक्ट. लाइक लॉजिस्टिकल कंसिडरेशन मीन्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपके वहाँ पर उसकी जो कॉस्ट है, कितने एक्सपेंसेस आपको बेयर करने होंगे, वहाँ पर वेयर हाउसिंग की कॉस्ट क्या है, यू नीड टू कंसिडर दैट ऑल्सो. देन पैकेजिंग यू नीड, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटेशन मेथड्स यू नीड टू स्टडी. देन डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज क्या है, लाइक आप ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लेना इशू, मतलब ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप चाहते हैं यूज़ करना, या यू वांट टू चूज़ द नेटवर्क ऑफ योर होस्ट कंट्री जो आपसे ले रही है प्रोडक्ट, वो आप उसके नेटवर्क को आप चूज़ करना चाहते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, यू नीड टू स्टडी बिफोर डिसाइडिंग एक्सपोर्ट. ठीक है. एंड फॉर एक्सपोर्ट यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम एक्सपोर्ट इंटरमीडियरीज. एक्सपोर्ट इंटरमीडियरीज जो हैं जनरली आपके वेराइटीज़ ऑफ फंक्शंस होते हैं हमारे, जब हम एक्सपोर्ट करने जाते हैं, ठीक, तो उनको करने में हमें हेल्प करते हैं. लाइक आप ये कह सकते हो हैंडलिंग योर ट्रांसपोर्टेशन, योर डॉक्यूमेंटेशन. एक तरीके से आप कह सकते हैं वी कैन एज्यूम दैट दे आर गोइंग टू हैंडल टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्सपोर्ट एंड योर फाइनेंसिंग. तो इंटरमीडिएट्स हमें एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं. हम तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, सर्विसेज बना रहे हैं, बट वह उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वी हैव दैट मच ऑफ एक्यूटेंसी कि भाई मैं ये एक्सपोर्ट अपने आप कर पाऊँ. At that time you take help from the export intermediaries. So there are n number of export intermediaries like export management companies which act as a export department of your exporting firm. commission agents होते हैं यहाँ पर, आपकी cooperative societies होती हैं, और आपकी international trade companies होती हैं which are engaged in exporting and importing of goods. एंड मैन्युफैक्चरिंग एजेंट्स होते हैं जो कमीशन बेस में आपके वर्क करते हैं. एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्रोकर्स होते हैं जो आपके पार्टीज़ की मीटिंग करा रहे हैं, पार्टीज़ को सर्च आउट करते हैं, दे ब्रिंग टू पार्टीज टुगेदर यू कैन से. फिर आपके फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं दैट हेल्प अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इन एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स. They perform various functions like your physical transportation of goods, arranging custom documents, arranging your transportation services and all. Clear? So these are the intermediaries which help us to promote the export or to do the export. Second is your licensing. Licensing means your licensor permit the licensee कि आप उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करें, जिसके लिए वो आपसे कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन चार्ज करता है, लाइक योर फी, रॉयल्टी इन रिटर्न. मीन्स अंडर दिस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर लीज द राइट to use intellectual property to a manufacturer lessee the right to use the intellectual property to a manufacturer in a foreign country for a fee. It means domestic manufacturer who is considered as a lesser ये जो है आपको जो है लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है किसको, फॉरेन मैन्युफैक्चरर को, हु इज़ कंसिडर एज योर लाइसेंसी, जिसका काम है मैन्युफैक्चर करना, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है फॉरेन में. ठीक है. और यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी क्या हुई, लाइक योर ट्रेडमार्क, योर टेक्नोलॉजी, और यू कैन से योर वर्किंग मेथड, योर पेटेंट, योर कॉपीराइट्स, योर ब्रांड नेम दे आर यूजिंग. और ये आपका कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली होता है. यू आर अर्निंग अ रेवेन्यू विदाउट एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट. आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट स्टिल यू आर गेटिंग अ रेवेन्यू इंसेंटिव्स. ठीक है. जैसे माना जापान जो है ब्रूवेरी, जापान की लार्जेस्ट बियर प्रोड्यूसर कंपनी,
ठीक है, दे वांट टू एंटर इनटू कनाडा, तो उन्होंने जो है लाइसेंस दिए पहले आपके मॉलसन को कि आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है, बेयर को। उसके थ्रू जो है उन्होंने क्या किया, कनाडा मार्केट में एंट्री करी। क्लियर? मीन आप मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहे, बट आप राइट दे रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चर वहाँ करिए। नाउ जब आप लाइसेंसिंग करते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग करते हैं, देयर आर सर्टेन इश्यूज दैट वी नीड टू कंसिडर, लाइक बाउंड्रीज ऑफ योर एग्रीमेंट। हम जो एग्रीमेंट करते हैं उसमें बाउंड्रीज सेट करते हैं या लिमिटेशन सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से पेप्सी कोला जैसे है, दे ग्रांट लाइसेंस टू द हैंकिन इन नीदरलैंड। अब नीदरलैंड में जब उन्होंने राइट दिया कि वो पेप्सी वहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, तो दे गिव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग पेप्सी ओनली, ठीक है। तो पेप्सी कोला वहाँ नीदरलैंड में वो लोग सेल आउट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी बाउंड्रीज क्या थी, नॉट एक्सपोर्ट पेप्सी कोला। अब वो एक्सपोर्ट करना चाहे तो दे कैन नॉट गो फॉर एक्सपोर्टिंग। दूसरा, पेप्सी जो है आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड कोला सिरप है वो प्रोवाइड करेगी, एंड हैंकिंग नीड टू ऐड अ कार्बोनेटेड वाटर, वो अपना कार्बोनेटेड वाटर यूज़ करेंगे। दूसरा, पेप्सी कैन ग्रांट लाइसेंस टू अदर कंपनीज ऑल्सो इन नीदरलैंड फॉर देयर अदर प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ पर पेप्सी जो है किसी और कंपनी को नीदरलैंड में अगर अपने बाकी प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस देना चाहती है, लाइक योर पोटैटो चिप्स एंड ऑल, तो वो दे सकती है। तो दीज आर द बाउंड्रीज दैट दे कैन डू और नॉट। देन दे डिटरमाइनिंग द रॉयल्टी, कितनी रॉयल्टी या फी आप पे करेंगे लाइसेंस यूज़ करने के लिए, आपको लाइसेंस अगर लेना है तो। देन यू डिटरमाइन द राइट्स, योर प्रिविलेजेस, योर कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होंगे, लाइक आप वॉल्यूम ऑफ सेल पे कर सकते हैं, आपने लगा दिया कि इससे ज़्यादा जो है आप जो है सेल नहीं कर सकते। तो इट मीन्स एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, इट रिड्यूस द फ्रीडम ऑफ लाइसेंसी, जिसको लाइसेंस आपने दिया है उसके फ्रीडम को आप जो है कम करते हैं। यू क्रिएट अ हर्डल्स, ठीक है। तो ये आप वो भी आप अपने एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं। देन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या होगा, इन केस ऑफ डिस्प्यूट वेयर इट गोइंग टू सेटल्ड, इन विच कोर्ट, इन विच कंट्री कोर्ट। देन योर एग्रीमेंट ड्यूरेशन कितना होगा, आप हमेशा के लिए लाइसेंस तो नहीं देते, यू आर गिविंग लाइसेंस फॉर अ सर्टेन पीरियड। लाइक लाइसेंस जो होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हम यहाँ नहीं देते, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी नहीं होती। जैसे माना आप देखेंगे टोक्यो डिज्नीलैंड है, दे डिमांड 100-year लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद वॉल्ट डिज्नी। आपने वॉल्ट डिज्नी से लाइसेंस कितने साल का लिया, 100 years का लिया। तो इस तरीके से आप एग्रीमेंट देते हैं कि कब तक ये आपका जो लाइसेंसिंग है इसकी फैसिलिटी आपको कब तक मिलेगी। क्लियर? नाउ द एडवांटेज, अगर हम देखें हम लाइसेंस क्यों दे रहे हैं, हमारा क्या एडवांटेज है, लो इन्वेस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ योर लेसर। जो लेसर है जो आपका लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है उसके बिहाफ में कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, इट्स वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल रिस्क भी आपका कम है, ठीक है। अगर इन केस आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हुआ उसका पर्टिकुलर कंट्री में, तो इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू सफर एनी लॉस। देन यू कैन एस्केप योर सेल्फ फ्रॉम द रिस्क ऑफ प्रोडक्ट फेलियर। यू कैन से अगर प्रोडक्ट फेल होता है तो आपका रिस्क नहीं है, दैट इज़ द रिस्क ऑफ द लाइसेंसी जो वहाँ पर लाइसेंस लेके बना रहा है, ठीक है। मगर इसका डिसएडवांटेज भी है, मीन्स यू आर रिड्यूसिंग योर मार्केट अपॉर्चुनिटी। लाइसेंसर और लाइसेंसी दोनों की मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो रही है, लाइसेंस की वजह से कम हो जाती हैं। लाइक पेप्सी कोला है, क्या वो अब नीदरलैंड में एंट्री कर सकता है, नहीं कर सकता, बिकॉज दे ऑलरेडी प्रोवाइड द लाइसेंस देयर। और हेंकेन अगर कोको कोला जो है सेल आउट करना चाहता है तो वो सेल आउट नहीं कर सकता बाहर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। तो दोनों ही पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी को जो है मेंटेन करे, प्रमोट करे प्रोडक्ट को, ठीक। बट वो जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर देते हैं बिकॉज ऑफ लाइसेंस, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस हो सकता है कि आपकी कोई एक पार्टी जो है इम्प्रॉपर एक्ट करना शुरू कर दे, ठीक। मीन्स द स्कोप जो होगा वो आपका मिसअंडरस्टूड हो जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में कि हमारा स्कोप कितना है। या फिर आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि आपके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, लाइसेंसर के जो ट्रेड सीक्रेट हैं वो लीक हो जाए, ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ दैट ऑल्सो। दूसरा, लाइसेंसी जो है जिसने आप पे लाइसेंस ले रखा है वो जो है प्रोडक्ट को जो है आपकी एग्रीड कंट्री से बाहर भी सेल आउट करने लग गया, या फिर एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद भी वो सेल आउट कर रहा है,
तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लाइसेंस के केस में फेस कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द फ्रेंचाइजिंग। Franchising is a form of licensing only. Means you have more control over your franchised as compared to your licensing. हमारा जो कंट्रोल है फ्रेंचाइजी में वो ज़्यादा होता है। लाइसेंसिंग में हमने सिर्फ राइट दे दिया है कि आप उसे यूज़ करिए, बट हमारा कंट्रोल इतना नहीं है जितना हमारा कंट्रोल फ्रेंचाइजी के केस में होता है। ठीक है, अंडर फ्रेंचाइजिंग आप एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ फ्रेंचाइजी करके आप ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और आप किसके नेम पे कर रहे हैं? जो आपका फ्रेंचाइजर है उसके नाम पे आप वहाँ पर काम करते हैं। तो फ्रेंचाइजी जो है वो पे करता है फ्रेंचाइजर को एक सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ फी। ठीक है, और फ्रेंचाइजर उसके बदले उसको क्या दे रहा है? उसका ट्रेडमार्क दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है, प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन है या उसके लिए मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ अगर कुछ करनी है वो कर रहा है। इट गिव यू अ कंटिन्यूअस सपोर्ट system like your in advertisement, in your employees training, in your reservation services, in your quality assurance program and all। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका कंट्रोल बीइंग अ फ्रेंचाइजर ज़्यादा है आपकी फ्रेंचाइजी के ऊपर। ठीक है, आप इसमें जो है ये देखेंगे कुछ इश्यूज होते हैं फ्रेंचाइजिंग के केस में। लाइक फ्रेंचाइजर जो है उसके लिए ज़रूरी होता है कि जब आप फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं किसी को, सबसे पहले यू नीड टू सक्सेसफुल इन योर होम कंट्री। ठीक है, अगर आप अपनी होम कंट्री में सक्सेसफुल हैं देन ओनली यू आर गोइंग टू गिव द फ्रेंचाइजी टू अनदर कंट्री। ठीक है, लाइक मैकडोनल्ड, वो सक्सेसफुल हुआ अपने यूएस में। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलर मेन्यू, फास्ट फूड एफिशिएंसी सर्विस एंड ऑल। फिर उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी जो है अपनी ही कंट्रीज में खोली, दे आर सक्सेसफुल देयर, देन ओनली दे आर एबल टू गिव द इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। मीन्स आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए एज अ फ्रेंचाइजर इन योर होम कंट्री बिफोर ग्रांटिंग इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। तभी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आपकी फ्रेंचाइजी कोई लेता है। ठीक है, एंड देयर इज वन थिंग लाइक अ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। जब फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो वी हैव अ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। उसमें आप फ्रेंचाइजी जो है वो फिक्स्ड अमाउंट देगा या रॉयल्टी बेस्ड होगा ऑन सेल, ये आप उसमें मेंशन करते हैं। आप जो है वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स जो होती है फ्रेंचाइजर की, रिलेटेड टू अपीयरेंस, रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, रिलेटेड टू योर ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कस्टमर सर्विस, ये सारा आप एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे माना मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी आपने ली है तो मैकडोनल्ड में हर जगह आप देखोगे एक जैसा ही सिस्टम है सर्विस प्रोवाइड करने का। वी हैव अ सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एवरीवेयर। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर बर्गर मिल रहा है तो इंडिया की दूसरी जगह फ्रेंचाइजी अगर खोल दी आपने या बाहर कहीं खोली है तो आपको प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, नो। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मिटी मिलती है बहुत सी चीज़ों में। तो फ्रेंचाइजर आप जो है फ्रेंचाइजी को हेल्प करता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने में, उसको सर्विस फैसिलिटी में। इट प्रोवाइड एक्सपर्टीज इन एडवर्टीजमेंट, कॉर्पोरेट इमेज, ऑल इन दैट। क्लियर? और साथ ही साथ वो आपको अलाउ भी करता है, दे गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, कि आप लोकल टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने इस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक मैकडोनल्ड ही है, जर्मनी में दे आर यूज टू सेल बियर ऑल्सो। ठीक है, बट इंडिया में आपने देखा होगा दे आर नॉट गोइंग टू सेल बियर विद बर्गर, दे आर गोइंग टू सेल अ कोको कोला। आपको जो है कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी। ठीक है, इन फ्रांस वहाँ पर कस्टम क्या है वाइन का, तो वहाँ जो है आपके बर्गर्स के साथ वाइन सर्व कर रहे हैं। तो इट मीन्स वो लोकल जो है रिक्वायरमेंट्स को भी टैकल कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ we are going to cover some special modes. Special modes means आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आप कर रहे हैं फॉरेन मार्केट में तो कुछ स्पेशलाइज स्ट्रैटेजीज आप अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ एंटर करने के लिए। लाइक योर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मीन्स यू आउटसोर्स योर इंटायर और पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को क्या करा है, बाहर किसी को दे दिया है कि आप मैन्युफैक्चर करके दें एंड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो भी आपकी वैल्यू चेन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें। लाइक योर नाइकी,
नाइकी ने क्या किया, दे कॉन्ट्रैक्टेड द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। वहाँ पर उनके फुटवेयर जो होते हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं और दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। मेगा टॉयज़ है, लॉस एंजलिस बेस्ड कंपनी, ठीक है। उन्होंने अपना प्लांट कहाँ सेटअप किया, चाइना में किया। वहाँ उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप हमारे टॉयज़ बनाइए, बट उसको जो है मार्केट वो कौन कर रहा है, मेगा टॉयज़ कर रहा है, ठीक है। दे कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ओनली। तो इसका एडवांटेज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही है एंड यू आर फ्री फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरिंग, नाउ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर strategic part, means you are good enough in your marketing, you are concentrating on that. By this you can reduce your cost of production. स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज जो होती हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं होस्ट कंट्री में, दे ऑल्सो डेवलप बिकॉज ऑफ दिस, उनको भी डेवलपमेंट का जो है एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा आपको कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ का लोकल एडवांटेज, लोकलाइजेशन एडवांटेज भी मिलता है होस्ट कंट्री का। तो ये सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज ऑल्सो, लाइक होस्ट कंट्री कंपनी है, ठीक है, वो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं हिंडर कर सकती है, आपके इंटरेस्ट को हिंडर कर सकती है इंटरनेशनल कंपनीज के तौर पे। मीन्स माना अगर आपका वहाँ पर काम करने का जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, लाइक मीन्स पुअर वर्किंग कंडीशन में आप काम करवा रहे हैं अपने वर्कर से, तो आपकी जो इमेज होगी वो शटर डाउन हो जाएगी। लाइक नाइकी ने ये चीज़ सफ़र करी, उनकी पब्लिक इमेज ख़राब हुई, ठीक है, बिकॉज वियतनाम में उन्होंने जब अपनी क्या कहते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया तो उनको ये पता चला कि वियतनाम में जो आपके व्हाट वी कैन से जो आपके लेबर होती है या जो आपके प्रिजनर्स होते हैं उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी है वहाँ पर, और उनसे फुटवेयर्स बनाए जाते हैं, उनको बहुत गंदी कंडीशंस में रखा जाता है विच इज़ वेरी वेरी अनसेफ। तो दैट इट इज नाइकी हैज सफर्ड लॉट बिकॉज देयर पब्लिक इमेज सफर्ड लॉट बिकॉज ऑफ दिस। तो ये डिसएडवांटेज उन्होंने फेस किया, ठीक है। इवन क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑल्सो डिटोरिएट, अगर आपने क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, स्ट्रिक्टली जो होती हैं आपकी होस्ट कंट्री आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को नहीं मान रही है, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग को नहीं मान रही है, तो हो सकता है कि आपकी क्वालिटी इश्यूज क्रिएट हो जाए, डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक। तो all these are the advantages, disadvantages for contract manufacturing. Then another way to enter into the market is your BPO, business process outsourcing. Here आप क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप नॉन कोर बिजनेस आपका जो है आउटसाइड दे, आपके आउटसाइड कंट्री आप किसी को दे रहे हैं कि वो उसमें काम करे, लाइक जो आप आउटसोर्स कर सकते हैं काम, लाइक या पेरोल है, आपका अकाउंटिंग है या बिलिंग है, आपने थर्ड पार्टी को दे दिया कि वो आपके लिए करें, एंड यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़। आपकी प्रोसेसिंग जो है इम्प्रूव हो जाती है, आपकी सेव कर रहे हैं अपनी मनी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज हो रही है, यू आर एबल टू डिलीवर अ न्यू प्रोडक्ट इन न्यू सर्विसेज बिकॉज ऑफ दिस। लाइक IT कंपनी है, अगर वो आउटसोर्स करना चाहे तो क्या करेगी, डेटा सेंटर एक्टिविटीज़ हो गई उसकी या नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको उन्होंने आउटसोर्स किया एंड दे कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर प्रोजेक्ट्स इजीली। और इन केस ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया इस समय आपका BPO के लिए काफ़ी फेमस हुआ, क्यों, बिकॉज ऑफ बूमिंग IT सेक्टर, वी हैव अ गुड लैंग्वेज एडवांटेज ऑल्सो, वी आर द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन आफ्टर USA, हमारा मैन पावर बहुत स्किल्ड है, कॉस्ट इफेक्टिव मैन पावर है, इवन यू हैव अ गुड टेक्निकल सपोर्ट ऑल्सो, इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है आपके BPO को सपोर्ट कर रही हैं, दे गेव 5, मतलब हमारी जो टॉप 5 प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के उसमें हमारा IT सेक्टर आ रहा है, ठीक है। नेशनल IT टास्क फोर्स हमारी जो है उसने कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शंस है, 100 पॉइंट ऑफ एक्शंस बनाए हैं ताकि, और गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव भी किया है ताकि हमारे IT सेक्टर और बूम करे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हमारे बने हैं, ठीक है। ये सब क्या है जो हमें प्रमोट कर रहा है, हमारे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को, BPOs को प्रमोट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट इज़ योर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग।
मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या हो रहा है कि आपने यहाँ एग्रीमेंट किया है बिटवीन टू कंपनीज, देयर इज एन एग्रीमेंट कि हम आपको मैनेजरियल असिस्टेंस देंगे, आपको टेक्निकल सपोर्ट या स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, कोई दूसरी कंपनी जो है आपको वो प्रोवाइड करेगी। मीन्स अभी तक क्या था, मैन्युफैक्चरिंग में आपको असिस्टेंस मिल रही थी, नाउ यू गेट असिस्टेंस इन द मैनेजमेंट आस्पेक्ट, मैनेजमेंट में आपको असिस्टेंस मिल रही है, हेल्प मिल रही है, ठीक है। एंड दे आर चार्जिंग अ फी और सर्टेन परसेंटेज ओवर द सेल, या फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड बोनस एंड ऑल, वो आपसे चार्ज करते हैं उसके लिए, ठीक है। एंड इट इज़ मोस्टली ड्यू टू द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। जनरली हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से ज़्यादातर ये सब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे बट यू नीड टेक्निकल नो हाउ, यू नीड कि भाई किस जैसे इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करना है, तब आप लोग मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हो, ठीक है। वहाँ ये हमें हेल्प करती है। बट इसमें आपके लिए जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि होस्ट कंट्री जो होती है कंपनी की, जो में दे कैन लीक द सीक्रेट, टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स जो होते हैं वो आपके लीक कर सकती है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में फेस कर सकते हैं। देन यू हैव अनदर वे टू एंटर इनटू द मार्केट, दैट इज़ योर टर्न की प्रोजेक्ट्स। टर्न की प्रोजेक्ट्स में जो होते हैं बेसिकली आपके बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक योर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एयरपोर्ट्स हैं, या फिर हमारे मेट्रो है, रेलवे लाइंस हैं, ठीक है, जो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, लार्ज होते हैं, वहाँ पर हम लोग जनरली टर्नकी प्रोजेक्ट्स करते हैं। जिसमें आपके टर्नकी प्रोजेक्ट्स में क्या है कि बाहर से कंपनी आई, आपके यहाँ उसको मैन्युफैक्चर किया, दे बिल्ड, दे ऑपरेट फॉर सम टाइम, जब वो प्रॉफिटेबल होने लगी दे ट्रांसफर इट टू यू, जो परचेजर है उसको वो ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बॉट, ठीक है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप कर सकते हैं। यू आर नॉट पेइंग अ रेम्यूनरेशन, बस जितने टाइम के लिए उन्होंने उसको बिल किया और सर्टेन टाइम के लिए जब उन्होंने उसे ऑपरेट किया, दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट, ठीक है। मीन्स आप क्या आए, आपके लिए प्रोजेक्ट सेटअप किया पूरा, उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आए, एंड आफ्टर इट कम इनटू वर्किंग कंडीशन दे give you that particular project. Then we have another option, that is FDI without alliances. Without alliances means जब आप अपना ही FDI कर रहे हैं, आप किसी बाहर कंट्री में गए, आपने FDI किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, यू एस्टैब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देयर, यू एस्टैब्लिशिंग मार्केटिंग फैसिलिटीज ओवर देयर, यू हैव अ कंप्लीट ओनरशिप एंड कंट्रोल देयर। तो हम कहते हैं कि वो FDI विदाउट अलाइंसेज है। यहाँ पर जैसा आपका ग्रीन फील्ड स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं। ग्रीन फील्ड मीन्स आपने जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पर आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया है पूरा, आपने पूरा लैंड लिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करी, देन यू डू मार्केटिंग ओवर देयर एंड ऑल, ठीक है। जिस तरीके से निसान है, दे लोकेटिंग इट्स फैक्ट्री इन इंग्लैंड, तो उन्होंने इसी तरह से स्टार्ट किया। अगर आपने खुद ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया है बाय टेकिंग लैंड एंड ऑल, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रीन फील्ड स्ट्रैटेजी। और अगर आपने बना बनाया कोई बिजनेस जो था वो खरीद लिया है पूरा, आपने पूरा FDI करा है, 100% यू हैव परचेज इट, इट बिकम द ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। देन अनदर ऑप्शन इज FDI विथ स्ट्रैटेजिक अलाइंसेज। विथ स्ट्रैटेजिक अलाइंसेज मीन्स you are making a strategic alliances in a cooperative or a collaborative approach. मीन्स आपने किसी के साथ कोलैबोरेट करा है, उसके साथ मिल के आपने नई मार्केट में एंट्री ली है, ठीक है। इसमें स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस में जनरली क्या होता है, इनोवेशन, क्रिएशन, यू कैन से प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी को जो है बाहर इन्वेस्ट करना है, मीन्स जैसे ज़ेरॉक्स, हमने अभी लास्ट एग्जांपल जो लिया था, ज़ेरॉक्स इन USA, ठीक है, उन्होंने जो है जापान में जब एंट्री करी तो उन्होंने फुजी के साथ कोलैबोरेट करा, एंड देन दे एंटर इनटू द न्यू मार्केट। आपको मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इन दैट केस इट सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप ऐसी कंपनी के साथ जो है अलाइंसेस कर रहे हैं या फिर अपना जॉइंट वेंचर या मर्जर करते हैं जो आपको उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हेल्प कर रहा है। लाइक AT&T है, दे जॉइन हैंड विद एप्पल, IBM, सन माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो, सो दे प्रोडक्ट वर्क ऑन AT&T प्लेटफॉर्म, जो न्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है उसमें वो काम कर सकें।
आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप 2-3 इंडस्ट्री में मिल के एक कोलैबोरेट होकर नया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। आप जो है MNCs जो होती हैं उनको कॉम्पीट कर सकते हैं दूसरी, मीन्स आपने वहाँ कस्टमर नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लोकल कॉम्पिटिटर्स को आप हैंडल कर सकते हैं विद दिस। तो इस तरीके से आप एंटर करते हैं। लाइक अगर हम देखें मर्जर एक्विजिशंस है, ठीक है। कोको कोला एंटर इन इंडियन मार्केट बाय एक्वायरिंग पार्ले, ठीक है। तो पार्ले उसकी बॉटलिंग यूनिट को एक्वायर करके आए वो। तो दीज आर द टेक्निक वेयर वी डू FDI with the strategic alliances. Clear? Hope you understand the various mode to enter into international market. Thank you, students.